नमस्ते एवरीवन। इस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉजिकल क्लॉक के बारे में। तो अभी सबसे पहले इसके डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। लॉजिकल क्लॉक रेफर्स टू इम्प्लीमेंटिंग अ प्रोटोकॉल ऑन ऑल मशीन्स विद इन योर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी सारे मशीन्स हैं, हर मशीन में प्रोटोकॉल इम्प्लीमेंट करना, ये लॉजिकल क्लॉक करता है। प्रोटोकॉल का क्या मतलब होता है? प्रोटोकॉल का मतलब होता है बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ रूल्स जो उस मशीन को गवर्न कर सकते हैं। अब अगला लाइन ये कह रहा है कि सो दैट द मशीन्स आर एबल टू मेंटेन कंसिस्टेंट ऑर्डरिंग ऑफ इवेंट्स विद इन सम वर्चुअल टाइम स्पैन। अब इसको एक एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा। अब फॉर एग्जांपल एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में 20 कंप्यूटर्स कनेक्टेड है, तो वो 20 के 20 जो कंप्यूटर्स होते हैं वो अपना खुद का काम कर रहा है। बट अगर सपोज तुम्हें 20 के 20 कंप्यूटर्स को या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है उन सारे के सारे कंप्यूटर्स को एक साथ काम कराना है, वो टुगेदरनेस का एलिमेंट लाना है, मतलब बेसिकली एक साथ काम कराना है उन कंप्यूटर्स को, तो उधर लॉजिकल क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। उधर लॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अब और एक चीज़ जो लॉजिकल क्लॉक करता है वो ये है कि उसको भी हम एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। सॉरी फॉर दिस ड्राइंग, बचपन में मैं ड्राइंग में फेल होता था, बट ये हमारी ट्रेन है, ठीक है। हाँ, हमारे ट्रेन को एक आँख भी है। अब यहाँ पे जो हमारी ट्रेन है, अगर सपोज आप मुंबई या नवी मुंबई में रहते हो तो आपको ये पता होगा कि सबसे पहले खारघर स्टेशन आता है, फिर बेलापुर आता है, फिर सीवुड्स आता है और फिर नेरूल आता है। ये बेसिकली स्टेशन का ऑर्डर है नवी मुंबई में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमारी ट्रेन निकलती है तो सबसे पहले वो खारघर में जाएगी, फिर बेलापुर में जाएगी, फिर सीवुड्स में जाएगी, फिर नेरुल में जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि वो सबसे पहले सीवुड्स में जाएगी, फिर खारघर में आएगी, देन वापस नेरुल में जाएगी, देन बेलापुर में जाएगी एंड देन आगे जाएगी। ऐसा तो नहीं होने वाला। बेसिकली द थिंग इज दैट कि बेसिकली द ट्रेन जो है वो ऑर्डर में काम कर रही है। मतलब पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, ABCDEFG ऐसा आगे, ठीक है। एक ऑर्डर है, यहाँ पे एक ऑर्डर फॉलो की जा रही है। वैसे ही इन द सेम वे कंप्यूटर में या मशीन में भी एक ऑर्डर फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उस ऑर्डर को फॉलो करने में हमारा लॉजिकल क्लॉक बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। सबसे पहला मेथड ये है कि जितने भी सारे सिस्टम्स है उन सिस्टम्स का जो टाइम है वो एक साथ सिंक्रोनाइज कर दो, और वो सारा का सारा टाइम सिंक्रोनाइज होने के बाद सेम होना चाहिए। मतलब अगर सपोज एक कंप्यूटर में अगर 5 बजे है तो बाकी के सारे कंप्यूटर में 5 एग्जैक्ट 5 बजने चाहिए, ठीक है। मतलब हर कंप्यूटर में एग्जैक्ट एक ही टाइम होना चाहिए। ये पहला मेथड है। बट जो पहला जो मेथड होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, यू कैन से बेसिकली इम्पॉसिबल है। अब हम जंप करते हैं मेथड नंबर 2 के ऊपर। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि हमें इवेंट्स को टाइम स्टैम्प्स असाइन करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जैसे इन दिस केस, हमारे खारघर वाले केस में जो हमारा खारघर है वो नंबर 1 पे आता था, फिर ये नंबर 2 के ऊपर आता था, नंबर 3, नंबर 4 ऐसे आगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हर जगह को, हर जो भी है प्लेस को टाइम स्टैम्प असाइन किया गया है। वैसे ही इन द सेम वे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जितने भी सारे मशीन्स जुड़े हुए होते हैं, हर मशीन को एक टाइम स्टैम्प असाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3, मशीन 4, इससे क्या होगा, इसे प्रोसेस करना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब पहले सबसे पहले मशीन 1 प्रोसेस करेगी, फिर मशीन 2 प्रोसेस करेगी, फिर मशीन 3 करेगी एंड देन आगे ऐसा होते जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मेथड नंबर 2 कहता है। बट इस चीज़ को इन रियलिटी में लाने के लिए कैजुअलिटी, इस चीज़ का द लॉ ऑफ या द प्रिंसिपल ऑफ कैजुअलिटी होना, इस चीज़ को ओबे करना, इस चीज़ का पालन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर इस चीज़ का पालन नहीं होगा तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा, ठीक है। अब कैजुअलिटी क्या होता है, आई मीन इसे कैजुअलिटी प्रोनाउंस करते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, जो भी है बेसिकली ये उसका स्पेलिंग है। अब कैजुअलिटी जो होता है वो हैपन बिफोर रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। अब हैपन बिफोर रिलेशनशिप ये कहता है कि अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल एक सिस्टम के अंदर 2 इवेंट्स हो रहे हैं, इवेंट ए और इवेंट बी, पहले ए हो रहा है, आई मीन पहले इवेंट ए हो रहा है, फिर बाद में इवेंट बी हो रहा है। तो अगर इवेंट ए को अगर सपोज 1 टाइम स्टैम्प असाइन किया गया तो इवेंट बी को हमेशा उससे ज़्यादा टाइम स्टैम्प ही असाइन होना चाहिए अगर वो बाद में हो रहा है तो, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि टाइम स्टैम्प और ऑफ इवेंट ए शुड बी लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट बी। मतलब जो पहले हो रहा है, जो इवेंट पहले ऑकर हो रहा है उसको, उसका जो टाइम स्टैम्प है वो हमेशा कम होना चाहिए उसके बाद जो हो रहा है उससे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी दूंगा मैं बहुत अच्छा। अब इसका और एक फॉर्म होता है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला था कि जो इवेंट्स ऑकर हो रहा है ए और बी वो एक सिस्टम के अंदर हो रहा है, बट तब क्या होगा जब 2 सिस्टम के अंदर इवेंट ए और इवेंट बी ऑकर हो रहा है। मतलब इवेंट ए सिस्टम 1 में होगा, इवेंट बी सिस्टम 2 में होगा। अगर ऐसा हो रहा है तो तब क्या होगा,
तभी भी सेम प्रोसेस फॉलो होगा, तभी भी इवेंट ए का जो टाइम स्टैम्प है वो इवेंट बी के टाइम स्टैम्प से छोटा ही होगा, ठीक है। एंड इसका एग्जांपल ये है कि अगर सपोज फॉर एग्जांपल अगर सपोज आप आपकी गर्लफ्रेंड को आई लव यू भेजते हो व्हाट्सएप पे, तो आई लव यू भेजने के बाद उससे रिसीव होता है, राइट। आई लव यू भेजने से पहले उसे रिसीव नहीं हो जाता, ठीक है। आप आई लव यू भेजते हो, देन बाद में वो रीड करती है, ठीक है, एंड देन बाद में वो आपको आई लव यू टू कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट ए जो आप आई लव यू टाइप करके भेजते हो इज लेस देन टाइम स्टैम्प ऑफ इवेंट बी। पहले आप करते हो, बाद में उसे मिलता है, ठीक है। उसको पहले मिलता है, देन बाद में आप भेजते हो, ऐसा नहीं होता, राइट। तो हैपन बिफोर रिलेशनशिप ये कहता है। अब ये आई लव यू वाला एग्जाम्पल एग्जाम में मत लिखना, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए बोला है। नोट्स आप रेफर कर सकते हो, नोट्स में सारी की सारी चीज़ें जो आपसे एक स्टूडेंट से एक्सपेक्टेड होती है एग्जाम में लिखना, वो सारी की सारी चीज़ें विद अच्छे डायग्राम्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब ये जो हैपन बिफोर रिलेशनशिप है ये कुछ चीज़ें अपनाता है, मतलब कुछ चीज़ें इसमें यूज़ होती है, उन चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये वो सारी चीज़ें जिसका इस्तेमाल वो करता है। सबसे पहली चीज़ है ट्रांजिटिव रिलेशन। इस चीज़ को शायद से आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इफ़ टाइम स्टैम्प ऑफ ए हैपन्स बिफोर टाइम स्टैम्प ऑफ बी एंड टाइम स्टैम्प ऑफ बी हैपन्स बिफोर टाइम स्टैम्प ऑफ सी, देन टाइम स्टैम्प ऑफ ए विल हैपन बिफोर टाइम स्टैम्प ऑफ सी। ये एरो का मतलब होता है हैपन्स बिफोर, ठीक है, क्योंकि हैपन बिफोर रिलेशनशिप है, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट ये कहता है। अब कैजुअल या कॉजल ऑर्डर्ड रिलेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होता है मुझे नहीं पता। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर सपोज बी में कुछ फेर बदलाव हो रहा है तो उसका इफेक्ट ए के ऊपर भी पड़ेगा। एंड द लास्ट वन इज कॉन्करेंट इवेंट। ये चीज़ ये कहता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर इवेंट एक के बाद एक होगा। इवेंट्स साइमल्टेनियसली भी हो सकते हैं। जब हम हमारा लैम्पोर्ट एल्गोरिथम वाला वीडियो बनाएंगे तब मैं इसका एग्जाम्पल भी आपको दूंगा, मैं इसका उदाहरण भी आपको दूंगा, ठीक है। सो आई होप आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझी होगी। अगले वीडियोस में हम अगले आने वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। बाकी बहुत सारे टॉपिक्स, लगभग सारे के सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी कवर कर दिए, जैसे कि हमारा बर्कली एल्गोरिथम, क्रिश्चियंस एल्गोरिथम, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें सारी की चीज़ें कवर्ड है प्लेलिस्ट के अंदर, और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड या हैव अ नाइस डे, बाय बाय। इस तरीके से मैं मक्खियाँ मारने की प्रैक्टिस करता हूँ।